हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ ज्ञान। तो आज 21 अप्रैल का हम हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। एडिटोरियल को भी हम देखेंगे डिटेल में, और बाकी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और उसके साथ साथ जो उसका इंपॉर्टेंट टर्म्स है, स्कीम्स है, पार्ट्स है, उसको हम डिफाइन करेंगे। जो नोट्स है उसको हम देंगे आपको। तो इस चैनल को, वीडियो को लास्ट तक देखें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपका पूरा न्यूज़पेपर जो है कवर हो जाए। तो पहला जो न्यूज है आपका, यूज लॉकडाउन ओनली एज एन एब्सोल्यूट लास्ट रिजॉर्ट, मोदी टेल्स स्टेट। तो कल ये पीएम का एड्रेस था अप्रॉक्स 8:45 पीएम पे। तो उन्होंने कहा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं जो यहाँ पे बताया गया है, समराइज किया गया है। पहला उन्होंने कहा कि लॉकडाउन को जो है कि लास्ट रिजॉर्ट रखिए आप, माइक्रो कंटेनमेंट जोन पे फोकस होना चाहिए स्टेट्स को। छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन, जो वर्कफोर्स है, जो माइग्रेंट्स है, इस पे वर्कफोर्स है या जो बाकी वर्कफोर्स है, वहीं पे रहे जहाँ वो रह रहे हैं, उनको पलायन करने की जरूरत नहीं है। और वो वैक्सीन वहीं पे ले, जब वो एलिजिबल हो तो वहीं पे उसी सिटी में वैक्सीन कराए। और वर्क प्लेस को भी इन्होंने कहा है कि आप अपना जो स्टाफ है वहाँ पे वर्क प्लेस में ही वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। उसके अलावा इंडोर रहने के लिए कहा गया, जिनको जरूरत नहीं है तो अननेसेसरीली बाहर ना निकले और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखे, जैसे कि मास्क पहनना, सैनिटाइज करना और डिस्टेंस रखना। और उसके बाद गवर्नमेंट जो है ऑक्सीजन सप्लाई को देख रही है। तो ये बेसिकली सभी के लिए है कि आप जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें, सभी लोगों के लिए एक तरह से है। जो आप वीडियो को देख भी रहे हैं तो इंडोर रहे, जरूरत नहीं है अगर बाहर जाने की तो मत जाए, और कोविड बिहेवियर जो है रखें बाहर अगर आप निकल रहे हैं तो। और अपने आसपास के लोगों को भी देखें कि ये वो फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें कोविड के केसेज की, तो काफ़ी ज़्यादा केसेज आए हैं। 2,93,000 केसेज जो तकरीबन आए हैं पिछले 24 आवर्स में। और सबसे ज़्यादा डेथ्स जो देखी गई है अभी तक पेंडेमिक में, एक दिन में 2007 डेथ कल जो है रिकॉर्ड हुई है। तो काफ़ी जो है फैल रहा है, तो इसके लिए आप जो है अप्रोप्रिएट बिहेवियर और अपना जो प्रिकॉशन रखें। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है, यूएस करेंसी वॉच लिस्ट एंड इंक्लूजन इनटू पॉलिसी ऑफिशियल। ये बेसिकली जो है यूएसए ने इंडियन करेंसी, इंडिया को करेंसी वॉच लिस्ट में रखा है। यूएस गवर्नमेंट डिसीजन टू पुट इंडिया ऑन द वॉच लिस्ट फॉर करेंसी मैनिपुलेशन के केस में, कि करेंसी जो उनको लगता है, उनके हिसाब से इंडिया जो है करेंसी को मैनिपुलेट कर रहा है, हमारी जो रूपी जो करेंसी है उसको हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, आरबीआई मैनिपुलेट कर रहा है। तो इसका कारण क्या है, बेसिकली क्या क्राइटेरिया, मैं बताऊंगा डिटेल में। साइटिंग हाइयर डॉलर परचेजेस, हमने दो क्राइटेरिया इसका है बेसिकली, कि हाई डॉलर परचेजेस हमने किया है क्लोज टू 5% ऑफ जीडीपी, जो इंडिया ने डॉलर परचेज किया। ये ट्रिगर पॉइंट था जिसके कारण हमें करेंसी मैनिपुलेटर कहा गया। दूसरा जो केस कहा गया, उन्होंने यूएसए ने कहा है कि हमारा जो ट्रेड सरप्लस है यूएसए के साथ, वो $20 बिलियन से ज्यादा का है, अभी जो $23 बिलियन का है। तो इन दोनों कारणों से हमें जो है इंडिया को वॉच लिस्ट में रखा गया है। तो ये जो बेसिकली गवर्नमेंट ने कहा है कि बेसिकली इंपोर्ट जो हमारा काफी कम हो गया, कोविड अफेक्टेड ईयर था लास्ट ईयर, इसीलिए इंपोर्ट जो काफी कम हुआ है, एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ है, इस कारण से ये ट्रेड डेफिसिट देखने को मिल रहा है। हमने कोई मैनिपुलेशन नहीं किया है। तो करेंसी मैनिपुलेशन होता क्या, बेसिकली करेंसी मैनिपुलेशन मतलब बेसिकली जो गवर्नमेंट हो या जो वहाँ की सेंट्रल बैंक हो, जैसे हमारे केस में आरबीआई है, वो जब करेंसी की वैल्यू चेंज करती है रिलेटिव टू अदर करेंसीज अपने हिसाब से, तो उससे कुछ ऑब्जेक्टिव उनका होता है, ऑब्जेक्टिव को लाने के लिए, तो उसको हम कहते हैं करेंसी मैनिपुलेशन। अदरवाइज अगर हम देखें तो जनरली जो बहुत सारे देश जो है करेंसी को मार्केट रेट पर रखती है, कि मार्केट के डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर ही करेंसी का रेट तय होगा। लेकिन अगर उसको चेंज किया जाता है गवर्नमेंट के एंड पर, गवर्नमेंट अपने आप उसको वैल्यू उसका चेंज करती है, तो उसे कहा जाता है करेंसी मैनिपुलेशन। तो ये क्यों किया जाता है, बेसिकली किया जाता है ताकि एक्सपोर्ट जो है हमारा चीप हो सके, और एक्सपोर्ट हम ज़्यादा कर सके, हमारा एक्सपोर्ट का वैल्यू कम होगा, क्योंकि रुपये की अगर वैल्यू कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है, डॉलर के कम टर्म्स में अगर हम रुपये की वैल्यू कम होगी तो हमारा जो एक्सपोर्ट का सामान है वो सस्ता होगा बाकी के इंटरनेशनल मार्केट में, और वो ज़्यादा बिकेगा। और इम्पोर्ट जो है वो महंगा होगा, तो इम्पोर्ट हमारा कम होगा। तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट को जो ट्रेड सरप्लस कह सकते हैं हम, ट्रेड सरप्लस होगा, हमारा जो करंट अकाउंट जो है वो बढ़ेगा, आपका ट्रेड अकाउंट। तो ये बेसिकली बहुत सारे देश करते हैं इस चीज को करने के लिए, इस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए। बाय बूस्टिंग एक्सपोर्ट, कंट्री कैन यूज ए लोअर करेंसी टू श्रिंक इन ट्रेड डिफिसिट। इससे ट्रेड डिफिसिट जो अगर किसी देश का है ऑलरेडी, तो एक्सपोर्ट अगर बढ़ेगा, इंपोर्ट अगर कम होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ट्रेड डिफिसिट जो है वो भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि हमारा इन सोर्स पैसा जो आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है एक्सपोर्ट से। ठीक है, एक्सपोर्ट हम करते हैं तो क्या होता है, पैसा हमें मिलता है। इंपोर्ट करते हैं तो हमें पैसा दूसरे देश को चुकाना पड़ता है उसके करेंसी में। तो ये ट्रेड डेफिसिट कम हो जाएगा, ये इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है आपका। उसके अलावा जो आपका सोवरेन डेप्ट भी जो है वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है अगर आपका करेंसी वीक है, क्योंकि हमें जो है ऑफशोर करेंसी में इसको चुकाना होता है। तो अगर वीक लोकल करेंसी है तो इससे हमारा जो डेप्ट पेमेंट भी जो है, ऑलरेडी हमने जो कुछ कर्जा ले रखा है उसका भी इफेक्टिवली वो, अगर हम वैल्यू देखें तो वो कम हो जाता है।
अगर हमारी करेंसी वीक है। तो ये बेसिकली बहुत सारे देश इन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए करेंसी मैनिपुलेशन करते हैं। अब हम आते हैं क्राइटेरिया क्या है यूएसए का जो कि जिस केस में वो डालती है। तो जैसा हमने देखा अभी आर्टिकल में 2 क्राइटेरिया है बेसिकली, कि आपका जो है बेसिकली $20 बिलियन का सरप्लस होना चाहिए, ट्रेड सरप्लस होना चाहिए यूएसए के साथ। ये क्राइटेरिया है जो इंडिया में अभी $23 बिलियन है। दूसरा, फॉरेन करेंसी इंटरवेंशन एक्सीडिंग 2% जीडीपी। तो करेंसी इंटरवेंशन जो 2% जीडीपी से ज्यादा आपने खरीदा हो डॉलर को, और करंट अकाउंट सरप्लस जो है एक्सीडिंग 2% जीडीपी, हमारे कैसे 5% है ये। तो इस चीज को लेकर के बेसिकली 2 क्राइटेरिया जिसको लेकर के इंडिया यूएसए ने इंडिया को करेंसी वॉच लिस्ट में डाला है। अब आते हैं इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा बेसिकली इंडिया के केस में। तो इससे क्या होगा, रिस्ट्रिक्ट दी आरबीआई इन फॉरेन करेंसी ऑपरेशंस। ये आरबीआई के ऑपरेशन जो है फॉरेन करेंसी ऑपरेशंस, खरीदना डॉलर को या बेचना रुपीस को, जो भी है खरीदना बेचना जो है उसको वो कम करेगा, उस पर वॉच हो जाएगा, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा एक तरह से। जिससे हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो आरबीआई देखती है वो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा 2 मोस्ट ऑब्वियस कंसिक्वेंसेज क्या है, अप्रिसिएटिंग रूपी हो सकता है अप्रिसिएट कर जाए डॉलर के टर्म्स में, एज वेल एज एक्सेस लिक्विडिटी। तो एक्सेस लिक्विडिटी हो जाएगी इंडिया के मार्केट में, जिससे क्या है इंटरेस्ट रेट पॉलिसी जो आरबीआई देखती है, जिसमें कि रूपी का लिक्विडिटी देखा जाता है कि इन्फ्लेशन ना हो, वो भी इफेक्ट होगा इस कारण से। तो ये बेसिकली इसका इम्प्लीकेशन हो सकता है आने वाले दिनों में। और ये जो क्राइटेरिया हमने देखा और क्या होता है ये हमने देखा। तो ये डिटेल है आपका करेंसी मैनिपुलेशन को लेकर के, इसका आप नोट्स बना सकते हैं। इकोनॉमिक्स आपका जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 2 में भी जो है आपका ये आरबीआई को लेकर के, और जो है इंटरनेशनल रिलेशन में भी आपका ये पूछा जा सकता है कि जैसे कि यूएस एजेंसी के साथ, यूएस के साथ ट्रेड रिलेशन में आप इस चीजों को लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका एडिटोरियल है अ लो कार्बन फ्यूचर थ्रू सेक्टर लेड चेंज। तो इस आर्टिकल में एडिटोरियल में बेसिकली इसमें कहा गया कि अभी जो है अप्रैल 22-23 को बेसिकली यूनाइटेड स्टेट जो है लीडर्स क्लाइमेट समिट ऑर्गेनाइज कर रहा है। उसमें बेसिकली है फ्लडी है, कुछ डाउट है कि क्या इंडिया नेट जीरो इमिशन टारगेट अपने अनाउंस करेगा। नेट जीरो इमिशन टारगेट मतलब कार्बन इमिशन कब आपका नेट जीरो हो जाएगा, जितना इमिट कर रहे हैं उतना ही आप उसको सिक्वेस्ट्रेट कर रहे हैं, उसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो नेट जीरो हो जाता है। तो नेट जीरो इंडिया कब करेगा, ये बेसिकली हो सकता है इंडिया अनाउंस करे या ना करे, करना चाहिए या ना करना चाहिए, ये बेसिकली इस आर्टिकल में कहा गया है। तो आईपीसीसी जो है आपका इंटरनेशनल गवर्नमेंट बॉडी है, रिसर्च करती है। इसने कहा है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस अगर हम टेम्परेचर को, ग्लोबल टेम्परेचर को रिस्ट्रिक्ट करना है, उसके लिए हमें नेट जीरो 2050 तक अचीव करना होगा। तो कुछ कंट्रीज, सभी कंट्रीज को जनरली 2050 तक आपको नेट जीरो लाना होगा, कुछ कंट्री को इसको पहले लेके आना होगा ताकि बाकी कंट्रीज को और ज्यादा टाइम मिल सके। इसमें बेसिकली फिर कहा गया कि जो कार्बन बजट है, जो कार्बन शेयर है, वो ज्यादा से ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज का है, क्योंकि वो पहले वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, उनके कारण से ज्यादातर जो ये कार्बन इमिशन हुआ है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बनती है। जबकि डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया जो है, उसके केस में हमने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन बाद में शुरू हुआ है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है वहां पर। तो इंडिया इट शुड नॉट लूज साइट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट नेगोशिएशंस एंड इट्स ओन डेवलपमेंटल नीड्स। तो ये अनाउंस करने के पहले, ये इसको अचीव करने के पहले, इसको डिक्लेयर करने के पहले इंडिया को देखना चाहिए हिस्ट्री ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट नेगोशिएशन कैसा रहा है, और हमारा अपना डेवलपमेंट नीड्स है, क्योंकि अभी हम डेवलपिंग कंट्रीज है, हमारे यहाँ बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तो उसको हमें देखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए कुछ भी अनाउंसमेंट करने के पहले। अभी भी हम बहुत पुअर कंट्री है, डेवलपमेंट डिफिसिट काफी है। पर कैपिटा कार्बन इमिशन में देखा जाएगा इंडिया केस में तो काफी हाफ है वर्ल्ड एवरेज से। जो वर्ल्ड का एवरेज है पर कैपिटा इमिशन, हर आदमी कितना इमिट कर रहा है, तो वो इंडिया का बहुत ही हाफ से भी कम है ग्लोबल एवरेज के। तो इस केस में इंडिया को और ज्यादा टाइम देना चाहिए, अपना नेट जीरो इमिशन अभी अनाउंस करने की जरूरत नहीं है। नेट जीरो इमिशन टारगेट कमिटमेंट रिस्क टेकिंग ऑन मच हैवियर बर्डन ऑन डीकार्बोनाइजेशन। तो इससे डीकार्बोनाइजेशन में ज्यादा हैवियर बर्डन होगा, जिससे कारण इंडिया का डेवलपमेंट जो अभी पाथ है या डेवलपमेंट का जो काम है वो रुक सकता है अगर हम इसको देखें तो इन्होंने बेसिकली इस पूरे आर्टिकल में तीसरा एक सजेशन दिया है कि हमें जो है क्या करना चाहिए, नियर टर्म सेक्टोरल ट्रांसफॉर्मेशन पर ध्यान देना चाहिए। सेक्टर वाइज हमें जो देखना चाहिए, अलग अलग सेक्टर्स को कैसे हम उसमें डीकार्बोनाइजेशन मतलब कार्बन इमिशन कम कर सकते हैं थ्रू एग्रेसिव एडॉप्शन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके, जो कि हमारे अंदर में है। टेक्नोलॉजी हमें किसी से मांगना ना पड़े, जो अभी हमारे पास अवेलेबल है, उन टेक्नोलॉजी को यूज करके से हम अलग अलग सेक्टर्स में कार्बन इमिशन को कम कर सकते हैं। सेक्टोरल टारगेट को हमें अचीव करना चाहिए। फोकस ऑन सेक्टोरल लो कार्बन डेवलपमेंट हमें फोकस करना चाहिए, सजेशन दिया इन्होंने। उसके साथ ही साथ उसमें कम्पिटिटिवनेस भी आए, जॉब क्रिएशन भी हो,
डिस्ट्रीब्यूशनल जस्टिस मतलब कि सभी को जो जो मान लीजिए किसी को निगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, और लो पॉल्यूशन, ये हमको अचीव करने की इस दिशा में हमें काम करना चाहिए। इन्होंने जो एग्जाम्पल लिया है इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर का एग्जाम्पल लिया है, बताया है इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में इंडिया क्या कर सकता है, इसी को यूज करके बेसिकली अलग अलग सेक्टर्स में भी इंडिया इसी तरह के डेवलपमेंट पाथ जो है अपना सकता है। तो इलेक्ट्रिसिटी पे हम आते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी पे इन्होंने कहा कि सिंगल लार्जेस्ट सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी जो है इंडिया का ग्रीन हाउस गैस इमिशन का, 40% जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन इंडिया करता है, 40% उसमें से इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। तो हमें क्या करना है, एक्सपेंडिंग, उसके अलावा भी हम देख रहे हैं एक्सपेंडिंग द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर ट्रांसपोर्ट के लिए हमें इसको एक्सपेंड करना चाहिए। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कैसे हम, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम यूज कर सके, और इलेक्ट्रिक सिस्टम इनटू अर्बन प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग में भी इलेक्ट्रिसिटी को इंटीग्रेट करने की जरूरत है। तो अभी जो हमारा फोकस है, अभी देश का फोकस है आपका है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को कैसे हम बढ़ाया जाए। बेसिकली सोलर को हम देख रहे हैं, सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है, तो ये तो ठीक है। इसके साथ ही साथ हमें जो शिफ्ट करने की काम है कि री इमेजिनिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स रोल, उसके अलावा हमें दूसरे चीजों में भी फोकस करने की जरूरत है। इलेक्ट्रिसिटी के केस में हमें क्या करना है, लिमिटिंग द एक्सपेंशन ऑफ कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी। तो कोल बेस्ड जो पावर प्लांट है, इलेक्ट्रिसिटी जो हम प्रोड्यूस करते हैं, उसको भी हमें साथ ही साथ कम करने की जरूरत है। कोल जो बेसिकली जनरली 75% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो इंडिया का वो इससे आता है, कोल से, तो इसको हमें और कम करने की जरूरत है। और बहुत सारे सेक्टर्स इस पर डिपेंडेंट है कोल फायर पावर प्लांट पे, तो इसलिए हमें इसको डिपेंडेंसी इस पे हमें कम करने की जरूरत है। तो हमें क्या करना होगा, ये इन्होंने बताया, कुछ स्टेप्स बताया, सजेशन। पहला, हमें एक प्लेज लेना होगा, हमें वादा करना होगा कि भाई जो है हम कोल फायर कैपेसिटी जो है, जो ऑलरेडी हमने अनाउंस कर रखा है, उससे ऊपर हम नहीं जाएंगे। मतलब कि हम और कोल फायर पावर कैपेसिटी बढ़ाएंगे नहीं। 2030 तक हमारा पीक आ जाना चाहिए कोल बेस्ड पावर प्लांट का। उसके अलावा कोल जनरेशन जो होता है उसको और हमें क्लीन करने की जरूरत है और एनर्जी इफिशियंट करने की जरूरत है, कि ज़्यादा ज़्यादा वो इमिशन जो उसमें और कम हम कर सके। ठीक है, ये पहला आपका सजेशन होगा कोल बेस्ड के लिए। दूसरा इन्होंने कहा कि मल्टी स्टेक होल्डर जस्ट ट्रांजिशन कमीशन, एक ट्रांजिशन कमीशन मतलब कि कैसे हम कोल से आ करके ट्रांजिशन हो करके हम रिन्यूएबल एनर्जी पर मूव कर सके। ऐसा हमें कमीशन बनाना चाहिए जिससे मल्टी स्टेक होल्डर हो। मल्टी स्टेक होल्डर मतलब जिसमें कि गवर्नमेंट भी हो और कम्युनिटी जो है जो कि अफेक्टेड है, या फिर कोल आपका कल माइनिंग से अफेक्टेड हो या बाकी चीज़ों से अफेक्टेड हो, या कोल पावर प्लांट में वो काम करती हो, इन सबको इन्वॉल्व करके हमें कमीशन बनाना चाहिए ताकि हमें सजेशन मिल सके हर तरफ से। इंश्योर डिसेंट लिवलीहुड बियॉन्ड कोल इन इंडिया कोल बेल्ट, तो कोल बेल्ट जहाँ पे वो डिपेंडेंट है कोल माइनिंग को लेकर के, उसको हम और डिसेंट लिवलीहुड दे सके। अगर हम कोल फायर पावर कोल से हम हटते हैं तो उन लोगों को रोजगार ना छीने। तीसरा तीसरा हमें क्या करने की जरूरत है, एड्रेसिंग एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम दिस सेक्टर सच एज पुअर फाइनेंस। पुअर फाइनेंस सेक्टर में मैनेजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हम देखें काफी डेप्थ में है, बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, तो इसको हमें भी देखने की जरूरत है। उसके अलावा चौथा और फाइनल जो है कि बिकम ए लीडर इन टेक्नोलॉजी और फ्यूचर, सच इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज पे हमें टेक्नोलॉजी पे काम करने की जरूरत है, स्मार्ट ग्रिड पे, टेक्नोलॉजी दैट इनेबल इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अदर सेक्टर्स। अलग सेक्टर जो है जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन में इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, इन चीज़ों पे फोकस करने की जरूरत है ताकि इलेक्ट्रिसिटी का, रिन्यूएबल एनर्जी का, इलेक्ट्रिसिटी का सही यूटिलाइजेशन हो सके और कार्बन इमिशन हम कम कर सके। प्राइवेट पार्टनरशिप, प्राइवेट सेक्टर के साथ हमें पार्टनरशिप करने की जरूरत है। जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने स्कीम अनाउंस किया प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, इससे क्या होगा, सोलर इनमें इन्होंने अनाउंस किया है, तो इससे क्या होगा, सोलर प्रोडक्शन जो है गवर्नमेंट इंडिया में बढ़ेगा, सोलर का कॉस्ट कम होगा। तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। इसके अलावा इनहेंसिंग एफिशिएंसी इन इलेक्ट्रिसिटी यूज, तो एफिशिएंसी क्या है, मतलब जैसे कि हम जब सामान यूज करते हैं इन बिल्डिंग में, हम अगर देखें तो एयर कंडीशनर हम घर में यूज कर रहे हैं, फैंस यूज कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हैं, तो इसकी एनर्जी इफिशिएंसी को हम बढ़ा सकते हैं ताकि ये कम से कम एनर्जी कंज्यूम करे और इमिशन कम हो, और एनर्जी कंज्यूम कम होगा तो बाकी दूसरे चीज़ों के लिए इलेक्ट्रिसिटी बचेगी, हमें कम से कम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमें इफिशियंसी में भी बढ़ाने की जरूरत है। तो 5 स्टेप्स आप ये ले सकते हैं। In addition to reducing greenhouse gas emission, this would have benefit of lowering consumer electricity bill. इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कंज्यूम कम होगा आपका, अगर इक्विपमेंट जो है एनर्जी इफिशियंट है, कम बिजली यूज करता है, तो उससे क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम होगा और जो इलेक्ट्रिसिटी कम पैदा करने की जरूरत पड़ेगी, जिससे ग्रीन हाउस गैस इमिशन भी जो है कम होगा। इसके अलावा इंडिया को देखना चाहिए कैसे हम चीप अप्लायंसेज जो है बना सके, जो कि एनर्जी इफिशियंट भी हो और चीप भी हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो उसको यूज कर सके।
तो ये इन्होंने बेसिकली सजेशन दिया है। इससे हम जो है दूसरे सेक्टर में भी जाने की जरूरत है। धीरे धीरे हम दूसरे सेक्टर्स को भी इसको इसी तरह से हम मॉडिफाई कर सकते हैं कार्बन इमिशन को लेकर के। इससे हम आगे का बाकी धीरे धीरे अपना प्लेज जो है वो बढ़ा सकते हैं ग्रीन हाउस गैस इमिशन को लेकर के। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में ये हमारा प्लेज धीरे धीरे हम बढ़ा सकते हैं कि हम अगर 2050 में भी हम बोल रहे हैं नेट जीरो, तो हम उसको धीरे धीरे 2040 में ला सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इन्होंने क्लाइमेट चेंज पर लेकर कहा है और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को फोकस करके इन्होंने कहा है। तो ये आप केस स्टडी लिख सकते हैं। मान लीजिए क्लाइमेट इमिशन को लेकर आता है, तो ये सजेशन आप दे सकते हैं कि सेक्टोरल टारगेट हमें देखने की जरूरत है। और इलेक्ट्रिसिटी का आप एग्जांपल दे सकते हैं जीएस पेपर 3 में। तो नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। ये बेसिकली है फाइट द पेंडेमिक नॉट द अपोजिशन। ये बेसिकली पॉलिटिकल है कि कैसे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए वैक्सीनेशन के बेसिक्स पे उन्होंने कहा है ज़्यादातर। तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, पॉलिटिकल ज़्यादातर है ये एडिटोरियल। नेक्स्ट आर्टिकल आपका है एडिटोरियल मैनेजिंग इन अपीविल। ये बेसिकली इसी को लेकर के है, कोविड को लेकर के। अभी जो गवर्नमेंट ने 18 साल से ऊपर कुछ अलाउ कर दिया वैक्सीनेट कराने के लिए, लेकिन अभी जिन्होंने कहा कि जो हमारा रेट है अभी 30 लाख लोग जनरली वैक्सीनेट कर रहे हैं डेली, इस अगर हम रफ्तार से मूव करेंगे तो हमें कम से कम 260 दिन लगेंगे सभी को वैक्सीनेट करने के लिए, एटलीस्ट सिंगल शॉट देने के लिए। तो ये काफ़ी लंबा टाइम लगेगा, इससे हम इसको और स्पीड अप करने की जरूरत है। इंडिया इज ऑल्सो अप्लाइड डिफरेंट स्टैंडर्ड्स। हमने जो बेसिकली क्रिटिकल, हमें फॉरेन कंपनीज को भी अलाउ करना चाहिए कि ताकि वो वैक्सीन हमें वहाँ पे आ सके। जैसे फाइजर हो गया, मोडर्ना हो गया, तो उसको हम कैसे ला सकते हैं यहाँ पे इंडिया में, उन वैक्सीन को भी अवेलेबल कराया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन अवेलेबल हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इस जो ये जो आपका हमारा अभी परफॉर्मेंस इसको और हम बढ़ा सके। तो स्टेट्स को निगोशिएट करने के लिए कहा गया, लेकिन इसमें बेसिकली सप्लाई कांस्टेंट ऑलरेडी है, तो सप्लाई कांस्टेंट को हमें कम करने की जरूरत है। कैसे कैसे सप्लाई को हमें बढ़ाने की जरूरत है, ये इन्होंने बेसिकली कहा है इसमें। कुछ खास इंपॉर्टेंट नेक्स्ट आपका जो आर्टिकल है एडिटोरियल और लीग ऑफ देयर ओन। ये बेसिकली यूरोप फुटबॉल जो टीम्स है उन्होंने अपना एक लीग स्टार्ट करने के लिए कहा है, तो सुपर लीग, उसी के बारे में। ये चैंपियंस लीग ऑलरेडी वहाँ चलता है, तो ये सुपर लीग के बारे में उन्होंने कहा है। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट, इसको आप छोड़ सकते हैं। ये नेक्स्ट जो एडिटोरियल आपका द लॉन्ग बैटल अगेंस्ट द माओइस्ट। तो ये माओइस्ट का जो अभी है ना बैटल है, माओइस्ट हम जानते हैं नक्सलाइट जो कह सकते हैं, तो उनके अगेंस्ट क्या करने की जरूरत है, कैसे हम कर सकते हैं उसको। तो ये बेसिकली इन्होंने कहा है अनकन्वेंशनल वार आर नॉट फॉर्ड मियरली ऑन द ग्राउंड, दे आर बैटल्स बिटवीन द माइंड्स ऑफ स्टील। तो ये अनकन्वेंशनल वार है, कि नॉर्मल वार नहीं है, एक तरह से आप इंटरनल वार लड़ रहे हैं। तो ये माइंड्स ऑफ स्टील मतलब दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है उससे हमें लड़ने की जरूरत है। तो इन्होंने अभी बताया जैसे कि अप्रैल 3 को एनकाउंटर हुआ था, जो हमने देखा था, न्यूज में कवर भी किया था, सुकमा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में हुआ था, जहाँ पे 22 जवान जो हमारे मारे गए थे। और एक जवान जो है यहाँ पे जो देख रहे हैं मिसिंग था, राकेश्वर सिंह मिन्हास, जिनको फिर बाद में रिलीज किया गया। तो इन्होंने कहा है कि कैसे ease with which Maoists are able to strike at security forces and indulge in indiscriminate killing from time to time had confounded many analysts। तो ये कैसे करते हैं, ये बहुत सारे एनालिस्ट पता नहीं कर पाए अभी तक। जनरली वो क्या करते हैं, स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट द नंबर्स ऑफ माओइस्ट, कितने माओइस्ट है विलेजेस में, उसका मिस इन्फॉर्मेशन वो क्रिएट करते हैं, लोगों को देते हैं। और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट जो गवर्नमेंट के पास है वो भी ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुए इन सालों में, इतने दिनों में हमारा जो स्ट्रगल चलता रहा है। बहुत बार लोग जो बोलते हैं कि इंटेलिजेंस का फेलियर के कारण ये ऐसा हुआ, तो ये गलत है कहना हमेशा, क्योंकि जी क्रिटिसिज्म कन्वेंशनली इग्नोर द रगटनेस ऑफ द टेरेन। वहाँ टेरेन कैसा है उसको लोग इग्नोर कर देते हैं, यहाँ के एस्टिमेट ऑब्जर्व करते हैं। तो हमेशा ये इंटेलिजेंस का फेलियर या प्लानिंग का फेलियर नहीं है जिसको कि कहा जाता है। तो एक और जो कहा जाता है कि डेवलपमेंट कराने से वहाँ पे हेल्प होगा, डेवलपमेंट अगर होगा तो वहाँ पे एक्सट्रीमिज्म कम होगा, नक्सलिज्म कम होगा। तो ये हमेशा जो है सही नहीं है बेसिकली। दिस हेल्प ओनली पार्शियली ही ये हेल्प किया है। आंध्र प्रदेश का यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि आंध्र प्रदेश में डेवलपमेंट ने काम किया, सक्सीड हुआ वहाँ पर, स्पेशली जो श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का, जहाँ वो पहले जो नक्सलाइट इफेक्टेड था, बाद में वो अभी नक्सलाइट इफेक्टेड नहीं है। डेवलपमेंट वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। वहाँ पर सिविल सर्वेंट्स या जो पुलिस लीडरशिप वहाँ पे थी, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो विलेज लेवल पे, बेसिकली ग्रासरूट लेवल पे वहाँ पर काम किया है। लेकिन और जो सॉल्यूशन दिया जाता है, एक तो हो गया डेवलपमेंट का सॉल्यूशन हो गया, दूसरा कहा जाता है कि भाई लोकल यूथ को आप सिक्योरिटी फोर्सेज में आप इंडल्ज कीजिए वहाँ के लोकल यूथ को, इससे जो क्या होगा, माओइज्म कम होगा, वहाँ पर नक्सलिज्म कम होगा, उनको जॉब भी मिलेगा एक तरह से। तो ये भी कहीं कहीं हम कहें आंध्र प्रदेश में सक्सेसफुल रहा ये ऑपरेशन। इसका इन्होंने ईस्टर्न रीजन की बात की, इकोनॉमिक डिप्रीवेशन एंड रिलीजियस फंडामेंटलिज्म ऑफन हाईजेक द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ मेनी पॉपुलेशन। तो ये हमें देखने की जरूरत है। बेसिकली जो इन्होंने कहा है
माइंड्स ऑफ स्टिल। तो हमें देखना है कि यूथ का जो माइंड्स है उसको हम इंगेज कर सके, जॉब दे सके और उस डेवलपमेंट में उसको हम ला सके। तो जो इकोनॉमिक प्राइवेट डिप्रीवेशन है उनका, इकोनॉमिक और रिलीजियस फंडामेंटलिज्म जो उनके दिमाग में है, उसको हमें हटाने की जरूरत है। माओइस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली टू ड्राइव ए वेज बिटवीन सिक्योरिटी फोर्सेज एंड गवर्नमेंट सो एज टू शो डिसअफेक्शन अगेंस्ट द लेटर। तो डिसअफेक्शन दिखाने के काम में बेसिकली एक तरह से है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, टू सर्व ए वार्निंग टू द गवर्नमेंट दैट इट हैज नो ऑप्शन बट टू कंसीड ऑल द डिमांड्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। ये बेसिकली ये अटैक करते रहते हैं, तो इस पर कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, यही चीज दो चीज आप लिख सकते हैं। ये आपका जो जीएस पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी का जो पार्ट है उसमें लिख सकते हैं डेवलपमेंट क्या हेल्प कर सकता है। तो कुछ जगहों पे आप केस स्टडी के केस में इस पर आप दे सकते हैं आंध्र प्रदेश का। और उसके अलावा जो कारण बताया जाए, कारण इसको आप दे सकते हैं इंटेलिजेंस फेलियर हमेशा नहीं होता है, वहाँ का टेरेन का कारण भी है जहाँ एस्टिमेट अपडेट करते हैं। उसके अलावा आपको जो है बेसिकली और क्या सॉल्यूशन आप दे सकते हैं कि इसको आप सॉल्यूशन के तौर पे दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो आर्टिकल है सेम ओल्ड रोट लर्निंग, ये बेसिकली एजुकेशन सिस्टम पे उन्होंने कहा है कि एजुकेशन सिस्टम को हमें चेंज करने की जरूरत है, एग्जाम सिस्टम को हमें चेंज करने की जरूरत है, स्पेशली जो अभी हमने कोविड के समय में देखा है। तो क्या क्या करने की जरूरत है? बिगेस्ट फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्सेज जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो देखता है, बेसिकली ब्यूरोक्रेसी जो देखती है कि एग्जाम को आप बंद कर दीजिए, एग्जाम को हम कैंसिल कर रहे हैं, क्लासेस को कैंसिल कर रहे हैं, तो इसको हमें उभर करके हमें जो है देखने की जरूरत है कि कैसे हम इसको एग्जाम सिस्टम को ही हम मॉडिफाई कर पाए कोविड के समय में स्पेशली। तो जो सेंट्रलाइजेशन है इसके इन्होंने अगेंस्ट कहा है कि सेंट्रलाइजेशन जो है डिसीजन मेकिंग जो है उसको हमें हटाने की जरूरत है, हमें डिसेंट्रलाइजेशन करने की जरूरत है। तो पेंडेमिक ने हमें अपॉर्चुनिटी दिया है कि हम रिस्फॉर्म कर सके एजुकेशन सिस्टम पे एकेडमिक टर्म में, और कंटिन्यूअस असेसमेंट जो होता है एक उसको हम कैसे और रिफॉर्म कर सके। ये एक पेंडेमिक के समय मैंने देखा है, क्योंकि स्कूल हमारी बंद है, तो हम जो है इस सिस्टम को रिफॉर्म कर सकते हैं ताकि हम आगे के समय में भी लोगों का एग्जाम का जो सिस्टम है वो हम बंद कर सके और कंटिन्यूअस असेसमेंट की तरफ हम बढ़ सके। इनकरेज बेटर स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन करने की जरूरत है हमें। लेकिन जो उन्होंने कहा सेंट्रलाइजेशन के कारण क्या एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो रिजिट करते हैं कि भाई रोट लर्निंग का रिफ्यूजल टू रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एग्जाम आर नॉट द ओनली मार्कर्स। तो ये जो हमारा अभी कंसेप्ट एग्जाम सिस्टम का कि जो मार्क्स आपने लिए हैं वही आपका एफिशिएंसी बताता है, स्टूडेंट का परफॉर्मेंस बताता है, ये गलत है। और भी क्वालिटेटिव असेसमेंट है जिसको हम कर सकते हैं, कंटिन्यूअस असेसमेंट हम कर सकते हैं कि उन्होंने फील्ड पे कैसा काम किया है, क्लासेज में वो कैसे अटेंड कर रहे हैं, क्लासेज में कितना जवाब दे रहे हैं, जी स्कूल का जो नॉर्मल एग्जाम्स है या टेस्ट है उसमें वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो सब चीज़ों पे हमें उसको ध्यान देने की जरूरत है। तो इसमें सजेशन कुछ कुछ दिया गया, जैसे कि पहला तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पर एक, दूसरा रिड्यूस द प्रेशर ऑन आवर स्टूडेंट एंड डिस्करेज देम फ्रॉम मेमोराइजिंग। इसको हमें करने की जरूरत है, मेमोराइजिंग का जो रूट लर्निंग सिस्टम है एग्जाम सिस्टम उसको चेंज करने की जरूरत है। कंटिन्यूअस असेसमेंट, ये इन्होंने कहा इवोल्यूशन स्टूडेंट होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग रेदर देन एबिलिटी टू मेमोराइज, स्टूडेंट का अंडरस्टैंडिंग हमें देखने की जरूरत है, मेमोराइज वो कितना कर पाता है उसको हमें देखने की जरूरत नहीं है जो अभी का एग्जाम सिस्टम में हम करते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो अभी ऑनलाइन क्लासेस में काफ़ी अलग अलग प्रॉब्लम्स है जिसको हमें देखने की जरूरत है, टीचर्स के ऊपर में मेंटल प्रेशर है जिसको कि हम नहीं देख रहे हैं, मेंटल हेल्थ ऑफ टीचर्स जो है या नॉन टीचिंग स्टाफ जो है, तो ऑनलाइन ऑफलाइन में दोनों में अलग अलग सिस्टम है, तो उसको हमें देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात इन्होंने कही है कि डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, मतलब कि टीचर्स जो अपने लेवल पे देखे कि कैसे वो उनको आगे वो कर सकते हैं, एग्जाम को कैसे ले सकते हैं, क्लासेस कैसी होनी चाहिए, एकेडमिक स्टेक होल्डर्स आपको बात करके जो है सॉल्यूशन लेने की जरूरत है। तो ये आप बाकी आंसर्स में भी लिख सकते हैं कि स्टेक होल्डर्स को आपको लेके आना चाहिए किसी कमेटी में। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेसफुल फाइनल एग्जाम्स, इसका इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या सर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ असेसमेंट जो उन्होंने कहा है उसको हम यूज कर सकते हैं स्टूडेंट को प्रमोट करने के लिए क्लास से दूसरे क्लास में, और इनोवेटिव वेज टू इवेल्युएटिंग द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। तो ये सब सजेशन इन्होंने दिया है एग्जाम सिस्टम में या असेसमेंट में हम कैसे चेंज कर सकते हैं एजुकेशन सिस्टम में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एसेज में भी आप लिख सकते हैं इसको, या फिर आप जो जीएस के आंसर्स में भी लिख सकते हैं इन केसेस को। इनकरेज स्टूडेंट, यहाँ पर और सजेशन दिया, इनकरेज स्टूडेंट टू राइट इमेजिनेटिवली वो लिख सके वैसा क्वेश्चन आप दीजिए उसको, ओपन बुक एग्जामिनेशन हम कर सकते हैं स्टार्ट। तो ये डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग, तो ये बेसिकली इन्होंने सजेशन दिया है एग्जाम सिस्टम या एकेडमिक सिस्टम जो है एजुकेशन सिस्टम पे हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, ये इन पॉइंट्स को आप उसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है टैकलिंग वैक्सीन हेजिटेंसी। ये बेसिकली वैक्सीन हेजिटेंसी जो है लोगों में देखने को मिल रही है कि वैक्सीन लगाना नहीं चाह रहे हैं, उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि क्या हमें
कैसे हम उसको कम कर सकते हैं वैक्सीन हेजिटेंसी को। तो पहली बार उन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीन जो है, वैक्सीन जनरली दो तरह की होती है, दो उनका इफेक्ट होता है। सम कुछ जो है वो प्रिवेंट करती है इन्फेक्शंस को, जिसके लिए वो वैक्सीन है। कुछ जो है सिवियरिटी ऑफ डिजीज जो है उसको कम करती है। तो कोविड वैक्सीन जो सेकंड कैटेगरी में है, जो कि डिजीज मॉडिफाइंग वैक्सीन है। डिजीज का सिवियरिटी जो है ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी, अगर कोविड इन्फेक्शन हो भी गया तो आपको जो उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कोविड वैक्सीन का क्राइटेरिया है। ये इन्फेक्शन से आपको प्रिवेंट नहीं करता, इन्फेक्शन आपको हो सकता है लेकिन उतना सीवियर नहीं होगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि तो उसके लिए उन्होंने कहा वैक्सीन हेजिटेंसी क्या होता है, तो डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि रिलेक्टेंस और रिफ्यूजल टू बी वैक्सीनेटेड। तो ये वैक्सीन हेजिटेंसी का डिफिनेशन है, जिसको कि आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। वैक्सीन हेजिटेंसी होती क्या है, तो ये डिफिनेशन हो गया आपका। हेजिटेंसी इज ऑफनली एक्सट्रीमली लोकलाइज्ड टू रीजन एंड सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। ये बहुत बार देखने को मिला, जो वैक्सीन हेजिटेंसी होती है बेसिकली कुछ रीजन्स में होती है या कुछ कम्युनिटी में देखने ज़्यादा मिलती है, और सोशल कल्चरल वहाँ का जो है, सोशल और कल्चरल जो सेटिंग्स है उसके हिसाब से भी इन्फ्लुएंस होती है। और क्या क्या कारण है हेजिटेंसी का, तो ये ऐसा नहीं है कि कोविड वैक्सीन का हेजिटेंसी पहली बार है, पहले भी हमने देखने को मिला है। ब्रिटेन का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, 1970 में हुपिंग कप के अगेंस्ट में जो वैक्सीनेशन हो रहा था उसके में लोगों में हेजिटेंसी थी। मीसल्स के केस में 1990 में, जापान में आपका एचपीवी वैक्सीन को लेकर हेजिटेंसी है, टिटनस का लेकर के आपका कीनिया में है हेजिटेंसी। तो ये सब पहले भी देखने को मिला हमें। पोलियो इंडिया के केस में भी हम देखेगा तो पोलियो वैक्सीन को लेकर के लोगों में हेजिटेंसी थी शुरू में, जो कि अब काफी हमने अचीव कर लिया इसको। इसके कारण क्या क्या है, तो कुछ कारण हमने देखा। वैक्सीन हेजिटेंसी का एक डिफिनेशन हो गया। रीजन्स, यहाँ रीजन लिखा हुआ आपका, दो रीजन आप यहाँ लिख सकते हैं, पहला और दूसरा। उसके अलावा जो रीजन्स है यहाँ पे दूसरे कुछ रीजन्स दिए गए हैं। आउटब्रेक ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड थ्रू सोशल डिजिटल चैनल्स एंड हैव पोटेंशियल टू सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट पब्लिक हेल्थ। तो जो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, वो एक बड़ा कारण है। लोग जो उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उससे लोग भी इफेक्ट हो रहे हैं। तो सॉल्यूशंस क्या हम कर सकते हैं, इसको कैसे हम कम कर सकते हैं, तो पब्लिक ट्रस्ट थ्रू क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, ये एक सॉल्यूशन है। कम्युनिकेशन हमें करने की जरूरत है लोगों के साथ कि भाई ये इसका ये इफेक्ट होगा, इसका ये इफेक्ट होगा, आप डरने की जरूरत नहीं है। मैसेंजर भी इंपॉर्टेंट है। मैसेंजर जैसे कि आप जो हेल्थ केयर वर्कर्स को यूज कीजिए, कौन मैसेज कर रहा है। उसके अलावा आप सेलिब्रिटी को आप यूज कर सकते हैं इसमें। तो इससे क्या रिलीजियस लीडर्स को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो इनसे क्या होगा, मैसेंजर्स जो मैसेज है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेंजर भी है। मैसेंजर कौन मैसेज उसको दे रहा है, तो इसको अगर हम इन्वॉल्व करेंगे तो वो कम हो सकता है। ट्रस्टेड लोकल एंड कम्युनिटी वॉइसेस को हम, लोकल कम्युनिटी लीडर्स को हम यूज कर सकते हैं मैसेज देने के केस में। तो ये बेसिकली सोशल प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। ये सॉल्यूशन है वैक्सीन हेजिटेंसी से कैसे हम डील कर सकते हैं। तो ये होगा डिफिनेशन, ये हो गया रीजन्स, कुछ रीजन्स कैसे क्यों हो रहा है और कैसे हम उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप पूरा आंसर में लिख सकते हैं टोटल। नेक्स्ट आपका आर्टिकल, रसिया सेज इट विल लॉन्च ओन स्पेस स्टेशन 2025। तो बेसिकली रसिया ने कहा है कि ये विड्रॉ आईएसएस प्रोजेक्ट जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उससे विड्रॉ करेगा आने वाले दिनों में, और अपना स्पेस स्टेशन जो है 2025 तक लॉन्च करने की प्लानिंग है इनकी। स्पेस स्टेशन क्या होता है, ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है, जीएस पेपर 3 में, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। तो ये अभी जो स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये 1998 में लॉन्च किया गया था। इसमें 5 देश बेसिकली इन्वॉल्व थे, रसिया, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, जापान और यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो ये 5 स्पेस एजेंसी ने मिलकर के ये कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है, काफी इंपॉर्टेंट कहें अगर तो वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इन ह्यूमन हिस्ट्री। तो काफी इंपॉर्टेंट कोलैबोरेशन है, स्पेशली जो अगर हम देखें ईस्ट और वेस्ट का जो कंफ्लिक्ट है, जो रसिया और यूएसए का, उसके लेकर भी उसके बावजूद जो है ये स्पेस स्टेशन जो है अभी काफी कोलैबोरेशन के साथ चल रहा है। तो इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता क्या है, ये जो है बेसिकली एक तरह से कह सकते हैं आप स्टेशन है या जगह है, एक तरह से आपने बनाया है जहां पर कि हैबिटेबल है, एक तरह से रह सकते हैं। एस्ट्रोनॉट जो है वहां रहते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है एक तरह से, लो अर्थ ऑर्बिट में है, यानी कि हाइट इसका कम है। ये 1998 में लॉन्च किया गया था एज ए माइक्रोग्रेविटी इन स्पेस इन्वायरमेंट, जहाँ पे रिसर्च लेबोरेटरीज है, रिसर्च किया जाता है। एस्ट्रोनॉट जो रिसर्च करते हैं वहाँ पे स्पेस इन्वायरमेंट में अलग अलग चीज़ों पे, जैसे एस्ट्रोबायोलॉजी पे, कैसे हमारा बायोलॉजी काम करता है स्पेस में, अपर स्पेस में कैसे हम रह सकते हैं ज़्यादा देर तक, एस्ट्रोनॉमी पर, मेट्रोलॉजी पर, फिजिक्स, अदर फील्ड्स पे जो है यहाँ पे रिसर्च किया जाता है एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा।
ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट है, अगर हम कहें आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट है, यानी कि इंडियन, जैसे कि ना ये हमारा नेचुरल ऑब्जेक्ट आपका हो गया, प्लैनेट्स हो गए जैसे, तो आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट है लार्जेस्ट, एंड लार्जेस्ट सैटेलाइट इन लॉ अर्थ ऑर्बिट, बड़ा सैटेलाइट है जहाँ पे कि रहने का है, बाथरूम है, सब कुछ है वहाँ पर, जिम भी है, सब कुछ है। इसको नेकेड आई से भी हम देख सकते हैं। ये 6 एस्ट्रोनॉट जनरली यहाँ पे रहते हैं, 6 से ज़्यादा भी। तो अलग अलग देशों के, जो अलग अलग देश हमने देखा, यूरोप हो गया आपका, जो यूएसए हो गया, तो इनके जो एस्ट्रोनॉट्स है वहाँ जाके रहते हैं, रिसर्च करते हैं बारी बारी से, कुछ फिर वापिस आ जाते हैं, फिर कुछ दूसरे जाते हैं। पहला जो क्रू है 1998 में ये लॉन्च हुआ था, लेकिन पहला क्रू जो है वो नवंबर 2000 में यहाँ पर पहुंचा था। उसके बाद क्रू जो है चेंज होता रहा है। ये अर्थ का रोटेशन करता है, जनरली 93 मिनट्स में रोटेशन एक कंप्लीट करता है, कंप्लीटिंग 15.5 ऑर्बिट्स पर डे। तो एक दिन में बेसिकली 15 साढ़े 15 जो ऑर्बिट्स ये अर्थ का चक्कर लगाता है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से है, ज़्यादातर सब्जेक्टिव में आपका कुछ ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अब कब लॉन्च हुआ था, कौन कौन देश इसके मेंबर है, और इसमें कितना ये टाइम लगता है, लो अर्थ ऑर्बिट में है तो ये कितना ये टाइम लगता है इसको ऑर्बिट करने में, ये सब आप पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। सब्सक्रिप्शन बटन आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा आपको, और एक ना यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको सब्सक्रिप्शन बटन दिख जाएगा, तो उसमें सब्सक्राइब करें। उसके बाद बेल नोटिफिकेशन आएगा, आपका बेल का इमेज आएगा, जिसको आप क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है पॉलिटी का हमारा वीडियो है, इकोनॉमिक्स को लेकर के, बैंकिंग सिस्टम क्या होती है, अलग अलग बैंक्स क्या है, पेमेंट बैंक्स क्या है, उन सब के बारे में हमने डिटेल में बताया है। वो वीडियो को आप, उन प्लेलिस्ट को आप जरूर देखें। थैंक यू फ्रेंड्स।